हेलो एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन टोटल कितनी टेक्निक्स है सर? इन टोटल आपके सामने जो टेक्निक्स दिख रही है, एक एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। छह टेक्निक्स इधर है और सिक्स्थ में तो चार अलग से उसके अंदर में है। हम लोग चलिए पहले टेक्निक के साथ शुरू करते हैं, फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप समझने से पहले एक काम करो, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सब लोग यहाँ देखेंगे प्लीज। ठीक है, मुझे पेन थोड़ा छोटा करने दो, अदरवाइज बहुत ब्लॉक लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है। क्या सीखेंगे अभी हम लोग? फंक्शनल फॉर्मैनशिप। देखो हुआ क्या था, जब एफ डब्ल्यू टेलर जो हैं, जब वो फैक्ट्री में गए देखने के लिए कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लाया जा सकता है, तो एफ डब्ल्यू टेलर ने ये चीज नोटिस किया कि फैक्ट्री जो है वो काम को बांटा ही नहीं है किसी ने। मतलब सभी लोग एक तरीके, मतलब दो चार तरीके के जो काम है वो सब लोग मिल के कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक गलत रास्ता है। एफ डब्ल्यू टेलर ने बोला हम लोग काम को दो रास्ते में बांट देंगे। एक होगा आपका क्या, प्लानिंग डिपार्टमेंट। एफ डब्ल्यू टेलर ने पहला डिपार्टमेंट का नाम क्या बोल दिया? प्लानिंग डिपार्टमेंट। और दूसरा क्या होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर से सुनिए, एफ डब्ल्यू टेलर जब फैक्ट्री में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो काम हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने वहां पर ऑर्गेनाइज्ड वे में लाने की कोशिश की चीजों को, और पूरे के पूरे फैक्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला का नाम है प्लानिंग, दूसरा का नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इन्होंने 100% प्लानिंग डिपार्टमेंट को अलग कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, और 100% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग कर दिया प्लानिंग डिपार्टमेंट से। इनका मानना था, इनका कहना है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग होगा वो बिल्कुल अलग तरीके से होगा। मतलब पहले प्लानिंग फैक्ट्री में बैठ के ही होता था, बट अब एक अलग जगह फिक्स किया गया। ऐसा क्यों? इनका कहना है कि अगर आप उस जगह पे ही प्लानिंग करेंगे जिस जगह पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां बहुत सी आवाजें हैं फैक्ट्री के। वहां बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके ध्यान को भटकाएंगी। एज अ प्लानर आप 100% एफिशिएंसी के साथ प्लान नहीं कर सकते। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट रहेगा तो वो टाइम टाइम पे छिड़ते रहेगा प्रोडक्शन वालों को कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे बोले थे, वैसे बोले थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में चार लोगों को रखा गया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी चार लोगों को रखा गया। जैसा कि आप अपने यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक पूरा आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। पेन को थोड़ा बड़ा कर लूं मैं। देखो, फैक्ट्री मैनेजर है जिसने प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग किया। हर डिपार्टमेंट से चार चार मेन हेड, चार चार मेन पर्सन को आगे कर दिया गया, हर दोनों डिपार्टमेंट से। देखिए आपके सामने है, पहला का नाम क्या है? रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का नाम मतलब क्या है सर? देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। रूट कलर क्या करेगा? दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस और अ स्टेप, सीक्वेंस ऑफ नहीं होगा और होगा, और अ स्टेप फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। यानी कौन सा जॉब किस तरीके से करना है, क्या स्टेप रहेगा, क्या सीक्वेंस रहेगा, वो सारा कुछ फिक्सअप करने में कौन मदद करता है? रूट कलर। यहाँ पे होगा ROUTE, रूट कलर। इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर रिस्पॉन्सिबल है जनरल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि आप जॉब को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा सर? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क फिक्स अप करेगा टाइम को स्टार्टिंग से लेके कंप्लीशन तक का, प्लस वो कॉस्ट शीट भी बनाएगा। याद रखिएगा, ये जो कॉस्ट शीट रहेगा ये एस्टिमेटेड बेसिस पे रहेगा। मतलब एक एस्टिमेट लगाया जाएगा, ये 100% कंफर्म कॉस्ट शीट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने बोल दिया कि 100 रुपया ही खर्च होगा तो 100 ही खर्च होगा, नहीं, आगे पीछे भी हो सकता है, इंसान है, गलती होगा। डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन क्या करेगा? एक फॉर्मेट, डिसिप्लिनेरियन, ये फॉर्मेट नहीं होगा, यहाँ पे फॉरमैन होगा। ये फॉरमैन रिस्पॉन्सिबल है कि जितना भी परफॉर्मेंस समय के साथ या फिर जिस तरीके के साथ, जिस सिस्टम के साथ होना चाहिए था, उस सिस्टम के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये थे प्लानिंग डिपार्टमेंट के चार लोग। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के चार लोग। पहला का नाम है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। गैंग बॉस क्या करेगा? ये सारा का सारा मशीन, टूल्स, अदर रिसोर्सेज को इकट्ठा करके रखेगा कि जब जॉब शुरू हो तो शुरू होते टाइम डिले ना हो। जैसे कि सर, जैसे कि लेट से एक मशीन पे काम करना, हम लोगों को पहले ही बोल दिया गया था कि 1 सितंबर को एक मशीन पे काम होगा।
अब 1 सितंबर के दिन ही थोड़े वो मशीन लाएंगे। मशीन देखना, मशीन को स्टार्ट करना, एक चेक कर लेना, तेल डालना, मोबिल डालना, सब काम पहले ही हो जाएगा। और ये सारा काम गैंग बॉस देखेगा कि जब मशीन चलाने का जरूरत पड़े तो उस समय उसी टाइम से स्टार्ट हो जाए। स्पीड बॉस क्या करेगा, ये फॉरमैन रिस्पॉन्सिबल है ये चीज चेक करने के लिए कि टाइम पे जॉब हुआ कि नहीं। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखिएगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम सेट करेगा कि 3 घंटे में ये काम हो जाना चाहिए। स्पीड बॉस जो है वो अश्योर करेगा कि 3 घंटे के अंदर ही काम हो जाए। रिपेयर बॉस क्या करेगा सर, अगर कोई भी मशीन या टूल्स खराब हो जाते हैं तो वो तुरंत उसको रिपेयर करेगा। इंस्पेक्टर क्या करेगा सर, क्वालिटी पे ध्यान रखेगा, क्योंकि अगर आप टाइम पे काम कंप्लीट करवा रहे हो तो हो सकता है कुछ लोग बदमाशी कर दें और जो क्वालिटी है वो खराब कर दे। तो यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे आपके सामने फंक्शनल फॉर्मैनशिप के कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केस स्टडी के टाइम पे आपको मदद करेंगे। तो ऊपर ऊपर से बताऊं तो क्या होगा, ये टेक्निक इसलिए डेवलप किया गया ताकि इम्प्रूव किया जा सके वर्क के क्वालिटी को, और हर एक सिंगल सुपरवाइजर जो है वो हर एक एस्पेक्ट ऑफ द फील्ड में या फिर एस्पेक्ट वर्क, हर एक वर्क में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकते। इसलिए 8 तरीके के लोगों को हम लोग एक्सपर्ट मानते हैं, और 8 तरीके के लोगों को हम लोगों ने कहने का मतलब एफ डब्ल्यू टेलर ने सामने रखा था। तो ये था पूरा का पूरा फंक्शनल फॉर्मैनशिप, होप्स आपको समझ आया होगा। दूसरा पे आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने ज्यादा जोर डाला है स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में हर एक स्टेप पे। कहने का मतलब, जैसे अगर हम लोग एप्पल फोन्स की बात करें, जो आईफोन्स बनते हैं, ठीक है, एप्पल फोन में जो आईफोन बनता है, जो मैकबुक बनता है, जो आईपैड बनता है, उसकी क्वालिटी देखिए आपने, A to Z, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो खराब निकले। हर चीज, कैमरा से लेके स्पीकर, स्पीकर से लेके आपका स्क्रीन, स्क्रीन से लेके टच, टच से लेके प्रोडक्शन का जो तरीका है, मतलब जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी, हर एक चीज में A1 है। तो यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट का ही इस्तेमाल हुआ। साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है कि अगर आपको अपना क्वालिटी A1 रखना है तो आप शुरू से मतलब नंबर 1 से लेके अगर आपको 100 तक जाना है तो आप स्टेप 1 में ही स्ट्रिक्ट हो जाइए और स्टेप 1 में ही स्टैंडर्ड मेंटेन करना शुरू कीजिए। देखिए लिखा हुआ है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल्स। मतलब कौन सा टूल्स लगाना है, इक्विपमेंट क्या रहेगा, किस मशीन का इस्तेमाल करना है, आउटपुट कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, ये सारा कुछ ध्यान में रखिए, तब जाके आपका क्वालिटी इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चलो ठीक है इस फोन में ये वाला कैमरा डाल दो, उस फोन में वो वाला कैमरा, नहीं, आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। हर जगह आपको एक एकता लेके आना होगा, हर जगह आपको एक तरीके से मेंटेन करके चलना पड़ेगा हर एक चीजें। और ये तभी पॉसिबल है जब आप शुरू से सभी चीजों का खास ख्याल रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्डाइजेशन का सर, पहला, ये एक गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसके टाइप, साइज और कैरेक्टरिस्टिक को भी। दूसरा, ये इंटरचेंजेबिलिटी को भी जो है अलाउ कर देता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जो चिप मतलब मेमोरी कार्ड मत समझ लेना, मैं यहाँ चिप का मतलब रैम की बात कर रहा हूँ। जो रैम आईफोन में लगता है, सेम टू सेम रैम, अगर आपको नहीं पता गूगल कर लीजिए, आईपैड पे भी लगता है। जो कैमरा आप आईफोन में लगा रहे हैं वही कैमरा का आप आईपैड में भी लगा सकते हैं। जो चार्जिंग स्लॉट आप आईफोन में डाल रहे हैं वही चार्जिंग स्लॉट आप आईपैड में भी डाल सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन का ये फायदा होगा कि आप एक ही तरीके का जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स है, अलग अलग तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग अपने ही प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका खर्चा बचेगा। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने में मदद करता है। अगेन ये जो है एक परफॉर्मेंस सेट कर देता है मेन एंड मटेरियल के लिए। ये तो स्टैंडर्डाइजेशन की बात हुई। सिंप्लीफिकेशन क्या बोलता है, सिंप्लीफिकेशन बोलता है कि एलिमिनेट कर दो, हटा के फेंक दो, फाड़ के फेंक दो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को। जैसे कि अगर आप एप्पल की बात करें तो एप्पल कितने ही प्रोडक्ट्स बना लेता है सर। पहला में वो जो है आईफोन बना लेता है, दूसरा में सर वो जो है आईपैड बना लेता है, तीसरा में मैकबुक, चौथा में ईयरबड्स जिसको एयरपॉड्स भी बोलते हैं, और सर पांचवा में वो क्या बना लेता है, क्या क्या हो गया, आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, फिर ये मैकबुक हो गया, एयरडॉप्स हो गया, मतलब एयर जो भी कान वाला होता है वो हो गया, और फाइनली एक चीज और बनाता है ना, हाँ सर, वॉच बना लेता है। बस 5 चीज बनाता है आईफोन, मतलब एप्पल कंपनी। यानी एप्पल कंपनी डाइवर्सिफाइड नहीं है। यही मैं दूसरी तरफ आपको शाओमी की बात करूं, शाओमी, रेडमी,
रेडमी क्या नहीं बनाता है, रेडमी एयर प्यूरिफायर बनाता है, रेडमी एसी बना रहा है, रेडमी आपका जो है वो टच फिंगरप्रिंट वाला गेट का लॉक बना रहा है, रेडमी जो है आपका वो अटैची बना रहा है, रेडमी जो है आपका वो ग्लासेस बना रहा है, रेडमी फोन बना रहा है, रेडमी पता नहीं टीवी बना रहा है, रेडमी पता नहीं क्या क्या बना रहा है। ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। इसीलिए तो स्टैंडर्ड में ज्यादा ध्यान हम लोग किस पे देते हैं, जो स्टैंडर्ड, जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क पे फोकस करे। जैसे एप्पल, एप्पल के प्रोडक्ट्स हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनने इस साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल किया था। तीसरा हमारे पास है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर 3 से 4 तरीके की स्टडी आती है। आइए इन सभी को खत्म करते हैं हम लोग। पहला क्या है वर्क स्टडी में? चलिए, वर्क स्टडी में पहला हमारे पास आता है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी जो है वो, फटीग का मतलब क्या होता है सर, पहले ये बताइए। फटीग का मतलब होता है थकान, थकना। कि इसमें ये एफ डब्ल्यू टेलर हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर एक इंसान लगातार कोई काम करेगा तो वो थकेगा। जैसे देखिए, जब आप चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, एक समय के बाद आप थकने लग जाइएगा। तो ये ज्यादातर जोर डालता है 3 बातों पे: फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितना बार इंसान थका, ड्यूरेशन, कितने देर के लिए थका, और नंबर, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स वो कितना बार थका। फ्रीक्वेंसी मतलब कि जैसे लेट से आप सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हो, 6 बजे घर आते हो, तो इस बीच में आप कितने कितने देरी में थकते हो। लाइक आपका फ्रीक्वेंसी है एवरी 1 आवर, मतलब हर 1 घंटे में आपको रेस्ट चाहिए होता है। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट, कितने देर का रेस्ट चाहिए होता है भाई? 5 मिनट का रेस्ट चाहिए होता है। तो बताओ नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल कितना होगा? सर आप 9 बजे गए तो पहली बार आप थकेंगे 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर एक, ऐसे करते करते 6 बजे तक जोड़ो। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी आप इन टोटल 9 बार थके। आप कितनी बार थके? 9 बार। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? एवरी 1 आवर। ड्यूरेशन क्या हो गया? 5 मिनट्स रेस्ट। और नंबर क्या हो गया? 9 बार। तो ये स्टडी एम करता है कि आपको प्रॉपर रेस्ट इंटरवल दिया जाए ताकि आपका एफिशिएंसी बढ़ाया जा सके। ठीक है, समझ गए सर? इजी था सर। दूसरा आते हैं मेथड स्टडी। मेथड स्टडी किस चीज पे बारे बात करता है सर? मेथड स्टडी ये बोलता है कि एक काम को करने का बहुत सारा मेथड है। सर बहुत सारा मेथड है, जैसे लेट से एक काम को करने का 4 मेथड है: मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, मेथड 5, चलो 5 मेथड है। एफ टेलर बोलते हैं कि एक काम करो, पांचों ही मेथड एक साल में इस्तेमाल कर लो। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो पैसे का बर्बादी है, सर ये तो टाइम का बर्बादी है, सर ये तो एफिशिएंसी का बर्बादी है। होने दो, जितनी बर्बादियां होती हैं होने दो, एक बार ही होंगी ना। अरे एक बार ही होंगी ना, तो एक बार अगर आपने मेथड चुन लिया, अपना बेस्ट मेथड चुन लिया एक बार को अगर आपने, तो इस बेस्ट मेथड को कम से कम अगले 5 साल तो आप चलाओगे। तो जो बर्बादी अलग अलग मेथड चुनने में, हर एक साल अलग अलग मेथड लगाने में होती, वो एक ही साल में हो गई। जरूरी थोड़े पूरे साल बर्बादी होगा, 3 से 4, 6 महीने बर्बादी होगा। फिर उसका बाद अगला 5 साल के लिए तो छुट्टी हो गया ना, क्योंकि मेथड थोड़े समय समय पे बदलता है, वो तो टाइम लेता है चेंज होने में ना। नया मशीन आएगा या नया कुछ आएगा तब मेथड बदलेगा प्रोडक्शन का। तो देखो वही लिखा हुआ है: फाइंड वन बेस्ट मेथड टू परफॉर्म द जॉब विच कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। एफ टेलर बोलते हैं आपके पास जितने मेथड है, जैसे कि आप प्रोडक्शन लेबर से करवा सकते हो, मशीन से करवा सकते हो, दोनों के कॉम्बिनेशन से करवा सकते हो। कॉम्बिनेशन में भी दो हिस्सा है: लेबर ज्यादा मशीन थोड़ा सा, या फिर मशीन का इस्तेमाल ज्यादा लेबर का इस्तेमाल थोड़ा सा। एफ टेलर बोलते हैं चारों मेथड लगा दो, जो बेस्ट प्रॉफिटेबल निकल जाए उससे काम करना शुरू कर देना। लास्ट के 2 वर्क स्टडी के अंदर ही 2 स्टडी है: टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। टाइम स्टडी क्यों करते हैं सर? ताकि एक स्टैंडर्ड टाइम पता चल सके। जैसे लेट से हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज पे टाइम स्टडी किया, पता चला ऑन एन एवरेज 4 घंटे में 100 एम्प्लॉय एक काम को कर पाते हैं, तो स्टैंडर्ड टाइम क्या हो जाएगा? 4 घंटा। ठीक है। फिर इससे हम लोग नंबर ऑफ वर्कर्स का भी यहाँ पे डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि एक काम को करने के लिए कितने वर्कर्स का जरूरत हमें पड़ेगा। और लास्ट, वर्कर को हम लोग एफिशिएंट और इनएफिशिएंट कैटेगरी में भी ये कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे सर? जैसे स्टैंडर्ड टाइम 4 घंटा हो गया था, जो इंसान 4 घंटे से कम समय ले रहा है वो एफिशिएंट है, और जो इंसान 4 घंटे से ज्यादा समय ले रहा है वो इनएफिशिएंट है, वो अच्छा एम्प्लॉय नहीं है। मोशन स्टडी क्या बोलता है सर? ऑब्जर्व करो हर एक मूवमेंट पे अपने एम्प्लॉयज के। जैसे एक एम्प्लॉय है वो बार बार टेबल के ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब टेबल के कभी ऊपर में बैठता है कभी नीचे में,
टेबल के ऊपर बैठना सर, मतलब वो बैठा तो चेयर पे ही है, माफ करना मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया होगा। बैठा वो चेयर पे ही है, बट वो यहाँ पे करेगा क्या? जैसे लेट्स उसका जो फाइल वाला ड्रॉवर है वो टेबल के नीचे है, तो बार बार वो चेयर को पीछे करता है, नीचे झुकता है, फाइल उठाता है, फिर ऊपर उठ के बैठता है। तो ये जो मूवमेंट है ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। वही कह रहा है एफडब्ल्यू टेलर कि प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को पहचानो, और जितना भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको काटो। कैसे काटेंगे सर? तो जो फाइल्स आप टेबल के नीचे रखते हो वो फाइल्स आप टेबल के ऊपर वाले ड्रॉवर में रखने लग जाओ, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट अपने आप हट जाएगा। समझ गए सर, मक्खन सर। अब आइए, दो तरीके का पॉइंट और है, फिर सारा का सारा टेक्निक खत्म हो जाएगा। पहला का नाम है डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम, दूसरा का नाम है मेंटल रेवोल्यूशन। डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम ये बोलता है कि अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग पेमेंट करो। जो एफिशिएंट है उसको ज़्यादा पेमेंट करो, जो इनएफिशिएंट है उसको कम पेमेंट करो। एक्स्ट्रा वेजेस दो एफिशिएंट को, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाए और अच्छे से काम करने के लिए, ताकि इनएफिशिएंट वाला भी एफिशिएंसी की तरफ आए। अगर इनएफिशिएंट वाला देखेगा कि एफिशिएंट वाला के मेहनत करने पे उसको ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, तो वो भी मेहनत करेगा। जो भी पेमेंट देंगे वो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से देंगे। मतलब हम लोगों ने कह दिया कि वर्कर्स लोगों से, अगर आप 1 यूनिट बनाओगे आपको 10 रुपया मिलेगा। अब एक वर्कर ए है, एक वर्कर बी है। वर्कर ए ने 100 यूनिट बनाए, वर्कर बी ने 200 यूनिट बनाए, तो वर्कर ए की इनकम कितनी हो गई? 1000 रुपये, क्योंकि 1 यूनिट पे आप 10 रुपये दे रहे थे। वर्कर बी की इनकम कितनी होगी? 2000 रुपये। यही तो बात समझा रहा हूँ, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, अलग अलग तरीके से सबको पेमेंट करना है। मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एटीट्यूड को, बिहेवियर को चेंज करो, पॉजिटिव थिंकिंग लाओ, पारिवारिक माहौल लेके आओ। हो गया सर। फिर ये कुछ मॉडर्न टेक्निक्स है, ये कंपैरिजन है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। विथ दिस हमने चैप्टर 2 को भी खत्म किया है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छा लगा होगा, होप्स आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आगे बढ़िए। अगर आप चैप्टर 3 देखना चाहते हैं बीएसटी का, या फिर अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स, जो भी आप देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पे भरपूर आपके लिए कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप चैप्टर 3 बीएसटी का देखना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, क्लिक करके देख लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपके साथ किसी नई वीडियो में। थैंक यू।